दोस्तों CDSL की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने Q4 की तैयारी कर ली है। जल्द ही कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने होगा और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। इसको लेकर जो अपडेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की बात करें तो बहुत ही शानदार इसने प्रदर्शन किया है और लगातार अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का, और अब फिर से यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो अच्छे से समझेंगे आगे की क्या रणनीति बनेगी। साथ में यहाँ पे हमें जोमेटो की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर एक इस्तीफा हुआ है। किसने ये इस्तीफा दिया और उसके पीछे वजह क्या उसको समझेंगे। जोमेटो जो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय, और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। क्या है आगे की रणनीति उसको जानेंगे। साथ में यहाँ पे हम NHPC लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। NHPC लिमिटेड ने एक्सचेंज जो जानकारी दी है वो काफ़ी शानदार है और आने वाले समय NHPC जो काफ़ी समय से अंडर वैल्यू स्टॉक चल रहा है कुछ बेहतर कर सकता है। साथ में हम यहाँ पे राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले CDSL की बात कर ले तो कल 1328 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.87% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट का माहौल था, प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि CDSL जो निफ्टी 500 का हिस्सा है, Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे साथ में ये भी कहा है कि वो डिविडेंड देंगे। तो कंपनी का कहना है कि वो मई के फर्स्ट वीक में डिविडेंड देने जा रही है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे Q4 के रिजल्ट और सारे पूरे साल का रिजल्ट और साथ में डिविडेंड और शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद ये डिविडेंड आ जाएगा हमारे सामने। CDSL की बात करें, इसका मोनोपोली बिजनेस है। तो जो एक्सचेंज को जानकारी उसके हिसाब से CDSL की जो बोर्ड मीटिंग है वो 3 मई को होने जा रही है। इसमें देख सकते हो कि Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी किया जाएगा। तो डेट हमारे सामने आ चुके हैं 3 मई 2025, और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी बहुत ही बेहतर डिविडेंड देती है और इस बार भी संभावना पॉजिटिव है। इससे पहले अगस्त 2024 में कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस शेयर दिए थे और अब फिर से यहाँ पे डिविडेंड की संभावना बनने लगी है। तो काफ़ी अच्छी खबर है, एक अच्छा मौका है खरीदारी के लिए। और CDSL वैसे भी बहुत मजबूत कंपनी है, प्रदर्शन इसका बेहतर है। अब चलते हैं हम एटर्नल लिमिटेड की तरफ, यानी जोमेटो की तरफ। कंपनी ने पिछले दिनों अपना नाम बदल दिया है। 228 पर क्लोजिंग थी, 3.20% की गिरावट देखने को मिली। वैसे आप देख ही सकते हो कि फ्राइडे को लगभग सभी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जोमेटो के CEO राकेश रंजन ने इस्तीफा दिया है, और जो मनी कंट्रोल के सूत्रों के से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले कुछ महीनों तक फूड डिलीवरी बिजनेस की कमान फाउंडर और ग्रुप CEO दीपेंद्र गोयल खुद संभालेंगे। वही राकेश रंजन की बात करें तो वह CEO का पद छोड़ रहे हैं, कंपनी नहीं छोड़ रहे हैं। उनका इस्तीफा जोमेटो में हर साल होने वाले लीडरशिप रिजीम का हिस्सा है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो सफाई दी गई है, उनका गुरुवार को उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके जो खाद्य वितरण विभाग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी जो CEO है राकेश रंजन ने इस्तीफा नहीं दिया है। कंपनी ने कहा है कि नेतृत्व दल में कोई भी फेरबदल संगठनात्मक प्रभावशालिता को बेहतर करने के प्रयासों के तहत एक मानक अभ्यास है। रंजन के पद छोड़ने को लेकर मीडिया में आ रही खबरों के बीच देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सचेंज कंपनी ने जानकारी दी है। इस महीने की शुरुआत में खाद्य और किराना आपूर्ति मंच ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुमोदन के बाद शेयर बाजार में आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड कर लिया। हालांकि कंपनी के खाद्य वितरण व्यवसाय का ब्रांड नेम जोमेटो ही रहेगा, ऐप पर भी यही नाम कायम रहेगा। तो हाल में इंटरनल लिमिटेड ने कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49.5% करने का प्रस्ताव पारित किया है। कंपनी ने बोर्ड बैठक में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49.5% करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। कंपनी ने यह निर्णय पूंजी बाजार नियामक देख लो कि सेबी के लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं यानी LODR के विनियम 2015 के तहत लिया है। तो देख सकते हो कि ये जो है सारा क्लियरिफिकेशन आ चुका है। कंपनी के मैनेजमेंट में जाए देख सकते हो कि जो इसके फाउंडर है अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे, और आने वाले इसमें हो सकता है कोई और एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसके पास वो सारा अनुभव हो उसको यहाँ पे CEO की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाए। अब यहाँ पे देख लो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे नहीं है। FI की बात करूँ कि मार्च 2025 के अंदर इस समय 44.36% की होल्डिंग है।
जो दिसंबर 2024 में 47.31% के आसपास थी, यानी होल्डिंग कम हुई है। और सितंबर में ये 52.52% के आसपास होल्डिंग है, यानी एफआई का इन्वेस्टमेंट लगातार घटा है। डीआई की बात करूँ, उनकी 23.44% की होल्डिंग है मार्च 2025 में, जो दिसंबर में 20.47% के आसपास थी, और सितंबर 2024 में ये 17.32% के आसपास थी। तो डीआई लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, निवेश बढ़ा रहे जोमेटो में। बात म्यूचुअल फंड की करें, उनकी 19.37% की होल्डिंग है मार्च 2025 में इस बार, जो दिसंबर में 16.42% के आसपास थी, और सितंबर में ये 13.57% के आसपास थी। यानी म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी करे, हर क्वार्टर में यहाँ पे निवेश बढ़ा रहे। अब बात करें जनरल पब्लिक की, तो यहाँ पे 32.20% की होल्डिंग है मार्च 2025 में, दिसंबर 2024 में 32.22% के आसपास थी, और सितंबर में 30.15% के आसपास थी। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ी है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आने वाले समय जोमेटो कमाल कर सकता है, एक अच्छा मौका दिखा रहा है उनके लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कुछ संभावना तलाश रहे। चलते हैं एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। 85.80 पर क्लोजिंग थी, फ्राइडे को 3.68% की गिरावट देखने को मिली। बाजार में ओवरऑल गिरावट का माहौल था और प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। पिछले दिनों एनएचपीसी ने भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से जो जानकारी दी गई है, हिमाचल प्रदेश में जो प्रगति 2 जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद जो हर साल जो रेवेन्यू है उसमें 224 करोड़ की वृद्धि होगी। तो देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि उनका जो 520 मेगावाट का प्रगति 3 पावर स्टेशन जो अभी आने वाले में जो इंक्रीज होगा, जिसमें करीब 224.70 करोड़ की हमारी रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा। और इसमें जो 800 मेगावाट का जो प्रगति 2 प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वो शुरू हो जाएगा। तो जल्दी ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इसका जो ऑपरेशनल कंडीशन आने पे आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये समझ सकते हो कि प्रगति 3 के जो पावर स्टेशन आने वाले समय जो बिजली का जो निर्माण होगा 1669 मिलियन यूनिट के आसपास है, 2025 अभी तक आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कंपनी का कैपेसिटी बढ़ जाएगी और साथ में रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है एनएचपीसी लिमिटेड का। तो ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2024-25 में जो 200 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है इनका, इस देख सकते हो कि पावर प्रोजेक्ट का, वो आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आने वाले 2025 अभी तक ये 425 करोड़ तक इसका रेवेन्यू पहुँच जाएगा, यानी बहुत अच्छी वृद्धि होगी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी कंपनी उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट का एक सोलर पार्क विकसित करेगी। यह प्रोजेक्ट 797 करोड़ रुपए की लागत से एमएनआरई के योजना के तहत होगा, जिसमें 239 करोड़ का जो निवेश है सब्सिडीज कंपनी बुंदेलखंड सौर ऊर्जा भी करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आप देखिए यूपी में एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी करने जा रही है, और इससे पहले गुजरात और राजस्थान में भी कंपनी बहुत सारे विंड प्रोजेक्ट वगैरह का ऐलान कर चुकी है, सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है कंपनी। ऐसे में आने वाले समय एनएचपीसी कमाल कर सकता है, और ये सरकारी शेयर अभी भी बहुत सस्ता दिख रहा है। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 67.40% के आसपास जो अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें, उनकी होल्डिंग 8.81% के आसपास है मार्च में, जो दिसंबर में 8.77% थी। यानी इस बार दिसंबर के मुकाबले होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन सितंबर में 9.37% थी, उस हिसाब से अभी कम है। डीआई की बात करें, उनकी 10.60% की होल्डिंग है, जो दिसंबर में 9.13% थी और सितंबर में 9.36% के आसपास थी। तो डीआई का निवेश ज़बरदस्त बढ़ा है। और म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 4.53% की होल्डिंग हुई है मार्च में, जो दिसंबर क्वार्टर में 4.38% के आसपास थी, और सितंबर में ये 3.63% के आसपास थी। यानी म्यूचुअल फंड का निवेश भी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ा है। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड तीनों की होल्डिंग बढ़ी है। तो निवेश घटा है वो जनरल पब्लिक का 13.18% के आसपास आ गई है जनरल पब्लिक की होल्डिंग, जो दिसंबर में 14.70% के आसपास थी और सितंबर में 13.86% के आसपास थी। तो कुल मिला के जनरल पब्लिक के शेयर ने यहाँ पे कम हुआ और म्यूचुअल फंड डीआई ने जम के खरीदारी की। ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब चलते हैं राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ। 265 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 2% का अपर सर्किट आपको लगता है वो दिखाई देगा। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि अपने स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है 10:1 के रेशियो में, यानी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है उसको 1 रुपीज़ में बदला जाएगा। और आप देख सकते हो इसकी एक्स डेट है 8/5/2025। तो आने वाले महीने की 8 मई तक अगर आप शेयर खरीद लेते हो, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे, तो आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। और पिछले दिनों स्टॉक की प्राइस बढ़ी, अब यहाँ पे फैसला किया है कि इसको स्प्लिट को किया जाए, स्टॉक को फिर छोटा गया, ताकि आने वाले समय फिर निवेशकों का रुझान बढ़े। एक बार रिवेन्यू और प्रॉफिट देख लेते हैं दिसंबर 2024 कैसा रहा है। कमजोर रिजल्ट था थोड़ा। रिवेन्यू 17.61 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 33.41% की ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली।
नेट इनकम -28.12 लाख के आसपास, जहाँ पे 210% की बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। डायल्यूटेड ईपीएस -0.62 रहा, जहाँ पे 208% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -1.6% रहा, जहाँ पे 266% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट जरूर कमजोर रहा, लेकिन कंपनी का बिजनेस पटरी पे दिखाई दे रहा है और आने वाले समय ये कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।